मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11वीं फिजिक्स में हमने न्यूटन के गति विषयक नियम को देखा, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय नियम को देखते हुए हमने बल एवं संवेग परिवर्तन में संबंध को भी स्थापित किया। आज हम एक अन्य भौतिक राशि को लेकर के आए हैं जिसका नाम है आवेग, और आज हम आवेग तथा आवेग एवं संवेग परिवर्तन में संबंध को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे आवेग क्या होता है। तो मित्रों, हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में देख चुके हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वो द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो F बराबर m और a को आप लिखते हैं वेग परिवर्तन बटा समय। यहाँ पर v वस्तु का अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t समय के लिए बल आरोपित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बल F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। और यहाँ से हम अगर F में t से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाता है m v माइनस यू, और यहाँ से F इंटू टी इक्वल टू हो जाता है एम वी माइनस एम यू, और ये एम वी माइनस एम यू जो होता है वो संवेग परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे F इंटू टी इक्वल टू संवेग परिवर्तन। ये F इंटू टी इक्वल टू संवेग परिवर्तन। यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करके उसमें संवेग परिवर्तन करना चाहें, अपेक्षित संवेग परिवर्तन करना चाहें, तो ये संवेग परिवर्तन दो तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर एक, उस वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या है, और नंबर दो, उस वस्तु पर आरोपित बल कितने समय के लिए लगाया जा रहा है। और यदि एक निश्चित संवेग परिवर्तन हमको करना है तो इन दोनों, एक निश्चित संवेग परिवर्तन का मतलब संवेग परिवर्तन कांस्टेंट हो गया। अब इस निश्चित संवेग परिवर्तन के लिए दो तरह से हम इसके संवेग को परिवर्तित कर सकते हैं। पहला, अधिक बल लगा दिया जाए तो कम समय में ही उतना संवेग परिवर्तन हो जाएगा जितना हम चाहते हैं। दूसरा, कम बल लगा करके अधिक समय तक बल लगाया जाए तो भी हम उतना संवेग परिवर्तन कर लेंगे जितना हम चाहते हैं। इसका आशय यह है कि ये जो हम वांछित संवेग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो अपेक्षित संवेग परिवर्तन करना चाहते हैं, उस संवेग परिवर्तन के लिए या तो बल का मान अधिक करके समय कम कर लें या समय का मान अधिक करके बल कम कर लें। तो इसी यानी किसी भी वस्तु के संवेग में अपेक्षित परिवर्तन के लिए दो तथ्य होते हैं। एक तो उस पर आरोपित बल का मान कितना होना चाहिए, और दूसरा उस आरोपित बल की समय सीमा क्या है, या वह आरोपित बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाता है। और इसी आरोपित बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल और आरोपित बल के समय अवधि के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल आरोपण की समय अवधि, बल आरोपण की समयावधि के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यदि
नियत बल समय अवधि टी समय के लिए आरोपित किया जाए तो आवेग, जिसको हम जे से लिखते हैं, जे बराबर एफ इंटू टी होगा। और ये आवेग का मात्रक बराबर बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड। तो आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। और यहाँ से हम जो आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध को देखा था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आवेग जे बराबर एफ इंटू टी, और एफ इंटू टी बराबर हम क्या लिखें, संवेग परिवर्तन। ये आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध हुआ। आगे, यदि वस्तु पर आरोपित बल का मान कांस्टेंट ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस वस्तु के लिए आवेग का मान कैसे निकालेंगे, उसको हम देखते हैं। यदि आरोपित बल एवं समय अंतराल के बीच ग्राफ खींचे, ये समय हो गया, इधर आरोपित बल, एफ हो गया। तो यहां पर समय के साथ आरोपित बल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जितना बल यहां पर है उतना ही बल यहां पर है, उतना ही बल यहां पर है, उतना ही बल यहां पर है। तो ये क्या है, नियत बल है, बल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में किसी समय अंतराल, मान लेते हैं 0 से t समय तक, अगर हमको आवेग निकालना हो तो क्या लिखते हैं, नियत बल के अधीन वस्तु का आवेग। जे बराबर एफ इंटू टी। यहां से हम देख रहे हैं कि 0 से t समय तक ये लंबाई हो गई, और 0 से f बल तक ये हो। तो f इंटू टी को देखा जाए, ये 0 से t समय तक जो ग्राफ है, वो ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल आवेग को प्रदर्शित करता है। तो नियत बल के अधीन वस्तु का आवेग जे इंटू एफ इंटू टी, जे इक्वल टू एफ इंटू टी जो होता है, वह टी समय अंतराल में बल एवं समय के बीच ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घेरा क्षेत्रफल है। घेरे क्षेत्रफल घेरे क्षेत्रफल से प्रदर्शित।
यानी नियत बल के अधीन वस्तु का आवेग J बराबर F इंटू टी कर रहे हैं, और यह F इंटू टी क्या है? समय अंतराल। यह टी समय अंतराल में बल एवं समय अक्ष के बीच ग्राफ, टी समय अंतराल यहाँ से यहाँ तक हो गया और ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल से प्रदर्शित होता है। अब यदि समय के साथ आरोपित बल में परिवर्तन हो रहा हो तो ग्राफ मान लेते हैं इस तरह का होता है। मान लेते हैं समय आगे बढ़ता है और प्रारंभ में बल का मान इतना था, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है बल का मान क्रमशः परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ से 0 से t समय तक ये हमारा ग्राफ मिल गया है। और यहाँ से आप देखें कि जो t समय अंतराल में वस्तु पर आवेग है वो ग्राफ एवं समय अंतराल अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पर बल नियत नहीं है, ऐसी स्थिति में अत्यंत सूक्ष्म समय dt, अत्यंत सूक्ष्म समय dt के लिए हम आवेग निकालेंगे, और इस समय अंतराल में हम मान लेंगे कि आरोपित बल का मान कांस्टेंट है। तो अगर इस dt समय अंतराल में आरोपित बल का मान कांस्टेंट है तो नियत बल के अधीन वस्तु का आवेग जो होता है वो बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे प्रदर्शित ग्राफ में अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी समय अंतराल dt के लिए यदि आरोपित बल नियत हो तो आवेग तो इस सूक्ष्म अंतराल के लिए आवेग dj अत्यंत सूक्ष्म है dt, तो उसके लिए आवेग dj इक्वल टू लिखते हैं f इंटू dt। अब अगर इसका समाकलन हम 0 से t तक कर दें तो ऐसी स्थिति में 0 से t तक के समय के लिए वस्तु पर आरोपित बल के कारण आवेग मिलकर के आएगा। तो लिखेंगे समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, 0 से t तक समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो 0 से t तक समाकलन किसका, f और डॉट dt का। तो ऐसी स्थिति में जो आवेग हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 से t तक संपूर्ण आवेग होगा। यानी संपूर्ण आवेग जो है आरोपित बल का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यदि वस्तु पर आरोपित बल का मान नियत ना हो तो आवेग आरोपित बल का समय के सापेक्ष समाकलन से प्राप्त होता है। अतः आरोपित आवेग J इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 to t f dt। ये हमारा होता है यदि वस्तु पर आरोपित बल नियत नहीं है
तो हम आवेग कैसे निकालेंगे। और यदि आरोपित बल नियत है तो सीधे F और T का गुणनफल करके हम आवेग को निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज आवेग को देखा, आवेग एवं संवेग परिवर्तन में संबंध को देखा, और आवेग की गणना तब कैसे करते हैं जब आरोपित बल नियत होता है, और तब कैसे करते हैं जब आरोपित बल परिवर्तनशील होता है। तो यदि परिवर्तनशील आरोपित बल है तो आवेग की गणना आरोपित बल का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर कर लेते हैं, और यदि बल नियत होता है तो आवेग का मान उस बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। आवेग और संवेग परिवर्तन में जो संबंध होता है वो ये होता है कि आवेग जो है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो अक्सर करके आवेग एवं संवेग परिवर्तन में संबंध को पूछा जाता है, और इस आवेग से संबंधित कुछ उदाहरण भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण बहुत चर्चित है, वो ये है कि क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच क्यों लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर होता है कि प्रारंभ में जो गेंद का संवेग होता है वो गेंद के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये P1 होता है, यानी जब बॉल उसके हाथ के संपर्क में आती है तो उस समय उसका वेग v होता है और द्रव्यमान m होता है। तो ऐसी स्थिति में संवेग जो होता है वो m इंटू v के बराबर होता है। और जब बॉल को वो कैच करना चाहता है तो उस समय उसके वेग को जीरो करना चाहता है। तो अंतिम वेग क्या करना चाहता है, वो जीरो, तो अंतिम संवेग क्या हो जाता है m इंटू जीरो। ऐसी स्थिति में संवेग परिवर्तन क्या होता है, संवेग परिवर्तन बराबर P2 माइनस P1 बराबर mv माइनस जीरो बराबर mv। ये हमारा संवेग परिवर्तन हो गया, और ये नियत रहेगा क्योंकि निश्चित रूप से बॉल के वेग को शून्य करना होता है, प्रारंभ में उसका वेग v होता है। तो ऐसी स्थिति में संवेग का परिवर्तन mv करना ही है उसको। और ये संवेग परिवर्तन जो होता है, संवेग परिवर्तन जो होता है वो F इंटू टी के बराबर होता है, बल गुणे समांतराल के बराबर होता है। और जब संवेग परिवर्तन कांस्टेंट हो जाता है, mg कांस्टेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि समय को कम करते हैं तो बल बहुत ज़्यादा लगता है, और समय को ज़्यादा करते हैं तो बल बहुत कम लगता है। तो उस बॉल के संवेग को शून्य करने के लिए, संवेग को परिवर्तित करने के लिए समय ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ऐसी स्थिति में वो अपने हाथ को इस तरह से खींचता है ताकि वस्तु का वेग शून्य होते होते अधिक से अधिक समय लग जाए, और जब समय अधिक लगेगा तो बल क्या होगा, कम लगेगा, और खिलाड़ी के हाथ पर चोट कम लगेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल रहा कि कैच करते वक्त क्रिकेट का प्लेयर, क्रिकेट का खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींचता है। कारण ये होता है कि पीछे की तरफ खींचने में उसके संवेग को जीरो करने में काफ़ी समय लग जाता है, और समय जब अधिक लगता है तो संवेग परिवर्तन बराबर F इंटू टी के हिसाब से समय ज़्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो उसको चोट कम लगेगा। दूसरा, गद्दे पर कूदने से चोट कम लगता है जबकि ठोस जमीन पर कूदने से चोट ज्यादा लगता है। कारण यह होता है कि जब व्यक्ति किसी ऊंचाई से कूदता है तो उसके शरीर में एक वेग होता है। मान लेते हैं व्यक्ति इस गद्दे के संपर्क में आता है, तो उस स्थिति में इसका वेग जो होता है भी होता है, और संवेग क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट संवेग बराबर m इंटू वी होगा। और गद्दे पर कूदने के बाद उसका संवेग शून्य होना चाहिए क्योंकि उसका वेग शून्य होगा, यानी प्रारंभिक संवेग mv हो गया और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग शून्य होगा। m इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यानी संवेग परिवर्तन जो होगा वो mv के बराबर होगा। और इस संवेग परिवर्तन को हम आवेग के बराबर कहते हैं,
एफ इंटू टी के बराबर कहते हैं। और यहाँ पर संवेग परिवर्तन कांस्टेंट है। जब व्यक्ति गद्दे के संपर्क में आता है तो उसका संवेग m भी है और उसके संवेग को शून्य करना है, यानी संवेग परिवर्तन कांस्टेंट रखना है। तो ऐसी स्थिति में टी को अधिक करने के लिए गद्देदार फर्श बनाया जाता है ताकि इसका वेग 0 होने में कुछ समय लगे, और जब वेग 0 होने में कुछ समय लगेगा तो ऐसी स्थिति में बल का मान कम हो जाएगा और व्यक्ति को चोट कम लगेगा। तो ये आवेग से संबंधित एक दो उदाहरण थे। इस तरह के उदाहरण आप अपनी किताबों में देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर इस तरह के तथ्यों में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के तथ्य का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।